हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं मनीष और फोटोशॉप लर्निंग सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे फोटोशॉप फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। तो अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके काफ़ी काम आएगी। यहाँ हम फोटोशॉप सीखेंगे फ्रॉम वेरी ज़ीरो लेवल। अगर आपको फोटोशॉप बिल्कुल भी नहीं पता है कि फोटोशॉप होता क्या है, आपको सिर्फ ये पता है कि फोटोशॉप एडिटिंग की एक टूल है, तो आप हमारी क्लास से फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस एक्सपर्ट लेवल पूरी तरह से फोटोशॉप सीख सकते हैं। और यदि आपको फोटोशॉप के बारे में आपको आइडिया है, आपको छोटी-छोटी चीज़ें फोटोशॉप की आती हैं और आप फोटोशॉप कंप्लीट एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तब भी ये क्लास आपके बहुत काम आएगी। तो आइए, आज है हमारी क्लास 1, जिसमें हम फोटोशॉप इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है फोटोशॉप और इसे हम कहते हैं वेलकम स्क्रीन। जब आप फर्स्ट टाइम फोटोशॉप ओपन करते हैं या आप कभी भी फोटोशॉप ओपन करते हैं, तब ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी, जिसे हम वेलकम स्क्रीन कहते हैं। अब इसमें आप कुछ चीजें देखेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको ये थंबनेल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये हमारी रिसेंट फाइल्स हैं। मैंने इसके पहले जो भी अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप पर जिन फाइल्स पर काम किए हैं, ये वो सारी फाइल्स दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम फोटोशॉप यूज कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें ना दिखाई दे रही हो। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है न्यू फाइल लेने, क्योंकि हमें फोटोशॉप पर कोई ना कोई डिज़ाइन बनानी होगी, तो हमें एक न्यू फाइल की ज़रूरत होती है। तो न्यू फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं? यहाँ देखिए, न्यू फाइल की बटन है, हम इस पर क्लिक करके न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तब देखिए ये एक विंडो ओपन हो रही है। इसे अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले आप न्यू फाइल और कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गई, आप इस न्यू फाइल के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, आप फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही है न्यू। आप यहाँ क्लिक करेंगे तब भी देखिए सेम विंडो ओपन हो रही है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तब भी आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये इस विंडो में क्या सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है रिसेंट। इसमें मैंने अब तक जो भी साइज, अलग अलग साइज के फाइल्स ओपन किए हैं, अलग अलग प्रीसेट्स यूज किए हैं, वो सारी चीजें यहाँ आपको शो हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ये चीजें भी आपको शो नहीं होंगी। सेकंड ऑप्शन आता है सेव्ड। अगर मैंने कोई फाइल है मेरी जो बार बार यूज होती है, तो उस साइज को मुझे हर बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो मैं यहाँ सेव करके रख सकता हूँ। सेव कैसे करेंगे ये मैं कुछ देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद ये जो प्रिंट, फोटो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, ये सब आपके प्रीसेट्स हैं जो नॉर्मली प्रोफेशनल लेवल पर यूज होते हैं। जो डिजाइनिंग फील्ड में जो साइजेस, रिजोल्यूशंस यूज होते हैं, वो सारे यहाँ पर आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो आपको अगर उनको यूज करना है तो आप वहां से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, पोस्ट कार्ड साइज जो 6x4 इंच की साइज होती है वो यहाँ दी हुई है। आपको 8x10 इंच यूज करनी है तो वो यहाँ दी हुई है, आप डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं। ऐसे प्रिंट में अगर आप आते हैं, देखिए लेटर साइज, लीगल साइज, A4, A3, A5, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो इनमें से आप कोई भी यूज करना चाहें तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि अगर हमें कस्टमाइज हमारी अपनी किसी साइज की जो प्रीसेट्स में मौजूद नहीं है, उस साइज में हमें कोई फाइल क्रिएट करनी हो, तब हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप इस कॉलम पर आइए, प्रीसेट डिटेल्स वाले में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। अगर आप नाम ना दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि नाम आप दीजिए, ताकि अगर यहाँ पर 2-3 फाइल्स ओपन है तब तो आपको इजिली समझ में आएगा कि कौन सी फाइल किस चीज के लिए आपने क्रिएट की है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है विड्थ एंड हाइट। तो इसके पहले हम समझ लेते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में। ये जो राइट साइड में पिक्सल्स लिखी हुई दिख रही है, वही यूनिट। तो पिक्सल्स क्या होते हैं? अगर आप स्क्रीन पर देखें
तो बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन स्क्रीन में जो भी कलर्स आपको दिख रहे हैं वो एक एक पिक्सल से बने होते हैं। ठीक है, तो वो हो गए पिक्सल्स। जो हमारे लाइट्स से क्रिएट हो रहे हैं वो सारे पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट होगी। अभी जैसे यहाँ 750 है तो ये 7, इसकी विड्थ होगी 750 पिक्सल्स। इसे मैं चाहूँ तो इंचेस में भी ले सकता हूँ, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यहाँ आपको सारी चीजें दिख रही हैं। तो ये आपके प्रिंटेबल्स के लिए हो जाएंगे। जैसे आपको बिजनेस कार्ड प्रिंट करना हो, फ्लायर्स प्रिंट करना हो, पैम्पलेट प्रिंट करना हो, तो उनके साइजेस आप इंचेस में लीजिए, क्योंकि क्लाइंट आपको उनकी साइज इंच या सेंटीमीटर में बताएगा। पिक्सल्स यूज होते हैं स्क्रीन की चीजों के लिए, जैसे कि यूट्यूब की थंबनेल, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, डिजिटल बैनर्स, ईमेलर, ये इन सभी चीजों में आपको कोई भी सेंटीमीटर्स में साइज नहीं बताएगा या इंचेस में साइज नहीं बताएगा। अगर आप गूगल पर भी सर्च करें इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, तब आप देखेंगे वो आपको पिक्सल्स में बताएगा, ना कि इंचेस या सेंटीमीटर्स में। ठीक है, हालांकि आप यहाँ से इंचेस लेकर बना सकते हैं, लेकिन सही तरीका यही हो कि आप पिक्सल्स लीजिए अगर आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। आप स्क्रीन के लिए काम करें तब आप पिक्सल्स लीजिए, या फिर यहाँ लास्ट में पॉइंट्स एंड पिकास है तो आप ये भी ले सकते हैं, सेम चीज होगी। ठीक है, तो मैं पिक्सल्स ले रहा हूँ और विड्थ अभी मैं ले रहा हूँ 1920, हाइट लेता हूँ मैं 10 की, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये नॉर्मली रील्स की साइज होती है तो वो साइज मैंने ली हुई है। इसके बाद है ओरिएंटेशन। अगर मैं यहाँ से पोर्ट्रेट मोड ऑन करता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिक स्विच हो गई। अभी विड्थ 1080 हो गई है और हाइट 1920। मुझे अगर लैंडस्केप में चाहिए तो मैं सेकंड ऑप्शन पर क्लिक रखूंगा। इसके बाद आर्ट बोर्ड है, इसे मैं कुछ देर बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये मैं ऑफ करता हूँ। इसके बाद आती है रिजोल्यूशन। तो जैसे कि यहाँ हमने यूनिट में देखा स्क्रीन और प्रिंटिंग मीडिया, तो सेम चीज रिजोल्यूशन पर भी काम करेगी। रिजोल्यूशन अगर आप स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तब रिजोल्यूशन आपकी 72 होगी, और वहीं अगर आप स्क्रीन की जगह प्रिंटिंग के लिए काम करें तब रिजोल्यूशन 300 होगी। और जैसे इसमें पिक्सल्स यूनिट है वैसे ही यहाँ भी यूनिट होगी पिक्सल्स पर इंच या पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। ये मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द केसेस पिक्सल्स पर इंच ही यूज होते हैं। हर जगह ये पिक्सल्स पर इंच ही यूज हो रही होती है। तो ये जो 72 या 300 हमने इनपुट दिया है ये पिक्सल्स पर इंच में है। यहाँ देखिए अगर मैं इसे पिक्सल्स पर सेंटीमीटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा पिक्सल्स पर सेंटीमीटर में ये। और अगर मैं वापस इसे पिक्सल्स पर इंच करता हूँ तो देखिए ये 300 पिक्सल्स पर इंच आ चुकी है। पिक्सल्स पर इंच क्या है, ये रिजोल्यूशन है। मतलब एक इंच में आपके 300 पिक्सल्स यूज होंगे। अगर आप एक स्क्वायर बनाते हैं 1 इंच बाई 1 इंच तो उसके अंदर 300 पिक्सल्स यूज होंगे। ठीक है, तो अभी हम स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तो ये 72 पिक्सल्स पर इंच यूज होगा। अगर आप बिजनेस कार्ड डिजाइन करेंगे तो वो 300 पिक्सल्स पर इंच यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं कलर मोड। तो कलर मोड में कई सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आप आरजीबी और सीएमवाई ये दो देखेंगे तो आपको सभी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, और बाकी जो ग्रे स्केल बिटमैप है वो हो सकता है किसी में हो और किसी में ना हो। तो आरजीबी और सीएमवाई के इनफ है। आरजीबी कलर मोड होगी आपकी स्क्रीन के लिए, क्योंकि स्क्रीन में जो हमारे जो भी कलर्स दिखाई दे रहे हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू इन 3 लाइट कलर से मिलकर बने होते हैं। आरजीबी जो मोड है, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर, ये लाइट्स के कलर हैं। जब हमारी स्क्रीन पे इमेज जनरेट होती है तो वो अलग अलग कलर के लाइट से जनरेट होती है। तो इसलिए जब हम स्क्रीन के लिए काम करते हैं तब आरजीबी कलर मोड रखते हैं, और वहीं जब प्रिंट के लिए काम करते हैं तो आप कहीं भी कोई इंकजेट प्रिंटर देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा उसमें नॉर्मली 4 कलर्स होते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। इसे हम कहते हैं CMYK। ठीक है, तो अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तब यहाँ से हम CMYK कलर मोड यूज करेंगे। किसी किसी प्रिंटर में 6 कलर्स होते हैं तो वो बेसिकली यही 4 कलर होते हैं। उनके पास बस सियान और मेजेंटा में एक एक
लाइट कलर के भी टोन वो इसी कलर के ऐड कर देते हैं, जिससे प्रिंट की क्वालिटी बेटर हो जाती है। ठीक है, बाकी बेसिकली वो भी इन्हीं 4 कलर पर ही काम कर रहे होते हैं। सो बेसिक फंडा ये है, जब आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं आप CMY के मोड रखिए, जब आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तब RGB मोड रखिए। यहाँ भी अभी आप 8 बिट रखिए। ठीक है, आपको कभी कभी डिजाइन की क्वालिटीज में चेंजेस चाहिए होते हैं, तब आप 8 बिट की जगह 16 बिट या 32 बिट यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 8 बिट ही यूज होगा। इसके बाद आते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होती है कुछ देर में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ फिलहाल हम बैकग्राउंड की कलर सेट कर सकते हैं, व्हाइट, ब्लैक या कोई आपको कस्टमाइज कलर में चाहिए, ग्रीन, येलो, ब्लू कोई भी, या ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो बेटर ऑप्शन है कि आप इसे व्हाइट में रहने दें, क्योंकि उसे किसी और कलर में अगर आपको चेंज करना है तो आप आगे जाकर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट करें उतना फर्क नहीं पड़ता है। बेटर ये है कि व्हाइट कलर कीजिए, क्योंकि व्हाइट कलर में पेंट करना इजी होता है। कोई और कलर होगा तो वो हमें कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसे सेव करूं, ठीक है, यहाँ देखिए डाउनलोड जैसा आइकन बना हुआ है, अगर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तब ये मुझे सेव करने का ऑप्शन कर देता है। अगर यही साइज मैं बार बार यूज करता हूँ तो मैं इसे सेव कर सकता हूँ, सेव प्रीसेट करूंगा तब ये सेव हो जाएगा, और फिर यहाँ सेव के ऑप्शन में आपको ये दिखाई देगा। तो अभी मैं ये सेव नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फाइल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के लिए मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ या फिर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हमारी नई फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसमें देखिए 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। लास्ट ऑप्शन हमारी थी बैकग्राउंड। ठीक है, तो यही जो कलर है, यहाँ जो व्हाइट कलर दिखाई दे रही है, अगर आपने ब्लैक यूज किया होता तो ये चीज आपको ब्लैक कलर में दिखाई देती, रेड चूज किया होता तो रेड में दिखाई देगी। ठीक है, तो मैंने इस आपसे क्यों कहा कि इसे व्हाइट रहने दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर व्हाइट रहेगी तो हमारी डिजाइनिंग में हमें इजी होगी, लेकिन अगर आपको ब्लैक रखना था, ठीक है, तो सिंपली मैं अभी यहाँ देखिए कलर मेरा रेड है, अगर मैं अल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल Z से। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि आपको बैकग्राउंड का कलर कौन सा रखना है। ठीक है, सेकेंड चीज है, ये जो व्हाइट रेक्टेंगल दिख रही है ये चीज है आर्टबोर्ड। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जब क्रिएट न्यू फाइल हम कर रहे थे तो वहां एक आर्टबोर्ड ऑप्शन था जिसे मैंने अनचेक किया। तो अगर आप वहां चेक करते तो आपके पास ऑप्शन होता। अभी देखिए मैं जूम आउट कर रहा हूं, तब हमारे पास सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड है। मैं एक बार फिर से कंट्रोल N प्रेस करता हूं और यहाँ मैं आर्टबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, आर्टबोर्ड चेक कर रहा हूँ और मैं क्रिएट करता हूँ। तब देखिए यहाँ आर्टबोर्ड लिखा हुआ है, इसमें वो आर्टबोर्ड लिखा हुआ नहीं था क्योंकि ये सिंगल आर्टबोर्ड है और यहाँ पर आर्टबोर्ड 1 लिखा हुआ है। तो अगर अभी मैं आर्टबोर्ड टूल लेता हूँ, तब देखिए यहाँ प्लस का आइकन दिखा रहा है। तो अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तब देखिए यहाँ मेरे पास अभी 3 आर्टबोर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे करॉजल पोस्ट बनाते हैं तो 3 पोस्ट रहेंगे जिसमें हल्के फुल्के डिफरेंस रहते हैं और वो एक साथ ही डिजाइन होने होते हैं। तो उस तरह से डिजाइन जब हम बनाने हो तब हम एक से ज्यादा आर्टबोर्ड ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं ये क्लोज कर रहा हूँ। अभी हम सिंगल आर्टबोर्ड ही लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं, जो पिछली विंडो थी जब हम न्यू फाइल ले रहे थे उसे हम कहते थे वेलकम स्क्रीन, और अभी जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस में 4-5 चीजें होती हैं। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा मेन्यू बार, इसके बाद ऑप्शन बार, लेफ्ट साइड आपको टूल बार दिखाई देगा, और ये राइट साइड में जो सारी चीजें हैं इन्हें हम पैनल्स कहते हैं। ठीक है, अब हो सकता है आपको ये चीजें काफी डिफरेंट दिखाई दे रही हो अगर आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया है तब। तो ये चीजें एक्चुअल में पूरी तरह से कस्टमाइजेबल होती हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कि आप किस तरह के डिजाइन बनाते हैं
या आपको क्या सही लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आप पूरी तरह से ये कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले टूल बार पे जाऊंगा, आपको हो सकता है टूल बार इस तरह से सिंगल लाइन में दिखा रहा हो, लेकिन मुझे ये डबल लाइन में पसंद है, इसलिए मैं ये डबल रखता हूं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए ये कंप्लीट टूल बार है। अब सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ एरो बनी हुई है, तो यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूं तब वो डबल लाइन में चाहिए। और अगर मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए, ये मुझे कहीं और चाहिए, तो वो भी मैं ड्रैग करके कहीं और रख सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और जब मैं यहाँ वापस ले जाता हूँ तब देखिए एक ब्लू कलर की लाइन आती है। अभी अगर मैंने इसे छोड़ दिया, रिलीज करता हूं, तब अब ये यहाँ अपने पोजीशन पर फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसा आप रख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही राइट साइड आप देखेंगे तो ये सारे पैनल्स हैं। हो सकता है आपको यहाँ लेयर पैनल्स, ये सभी पैनल्स के नाम हैं, ये लेयर्स हो गए, चैनल, स्वेचेस, कलर, ये सभी पैनल्स है। और आप सिंपली इसे जब यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे तब ये वहां से अलग होकर मिडिल में आ चुका है, ठीक है। अब सपोज कि ये पैनल मैंने क्लोज कर दिया और अब मुझे उस पैनल की जरूरत है, तो मुझे कहाँ मिलेगा, विंडो में। ये मेन्यू बार है, ठीक है। किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ भी मेन्यू बार होती है। इन सभी चीजों को हम डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं विंडो पर क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए लेयर्स लिखी हुई है और शॉर्टकट है F7। मैंने उस पर क्लिक किया और ये लेयर पैनल फिर से आ गई है। इसे मैं वहीं ड्रैग करता हूँ, देखिए यहाँ भी ब्लू कलर की बॉक्स आ रही है। मैं अपने माउस का क्लिक रिलीज करता हूँ और ये लेयर पैनल वहां फिक्स हो चुकी है। तो ऐसे ही आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज नहीं दिख रही है तो आप सिंपली विंडो में जाइए, तो यहाँ देखिए जिन पर चेक लगे हुए हैं, ऑप्शन, टूल्स, स्वेचेस, लेयर्स, ये अभी हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और जो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं उन पर, जैसे कि यहाँ कैरेक्टर है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो देखिए कैरेक्टर पैनल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो आपको अगर कोई पैनल नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिंपली यहाँ से वो पैनल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑप्शन बार पे। ऑप्शन बार या इसे प्रॉपर्टी बार भी कहते हैं। तो ये ऑप्शंस होते हैं टूल्स के। अभी मैं फर्स्ट वाले टूल पे हूँ, मूव टूल पर, तब ये मूव टूल के ऑप्शंस दिखा रहा है। अगर मैं ब्रश टूल पर जाता हूँ तो देखिए चेंज होकर अब ब्रश टूल के ऑप्शन दिखा रहे हैं। इन सभी चीजों को हम अभी डिटेल्स में देखेंगे वन बाय वन। ये सारी चीजें होगी आपकी, ये हो गए फाइल बार, फाइल मेन्यू, सॉरी मेन्यू बार, ऑप्शन बार, टूल बार एंड यहाँ पैनल्स, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मैंने कस्टमाइज कर लिया, अब मुझे ये सेव करना है, तो कैसे करेंगे, इसे हम कहते हैं कि है वर्क स्पेस। तो मैं विंडो में जाऊंगा और देखिए सेकेंड ऑप्शन है वर्क स्पेस और ये इसेंशियल्स डिफॉल्ट, ठीक है। ये ऑलरेडी सेव है। अगर मुझे फिर से सेव करना है तो मैं न्यू वर्क स्पेस पे जाऊंगा, यहाँ से मुझे जो भी नाम देना है मैं नेम टाइप करूंगा और सेव करूंगा, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये सेव नहीं कर रहा हूँ, आप प्लीज ट्राई करके देखिएगा। और अगर यहाँ पर देखिए प्रीसेट्स हैं, तो अगर मैं पेंटिंग करता हूँ तो वो डिजिटल आर्ट, जैसे कि आपने डिजिटल पेंटिंग देखा होगा, उस हिसाब से उसने चेंज कर दिया है। ये टूल बार भी आप देखेंगे, देखिए कुछ कुछ इसमें चेंजेस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जैसा वर्कस्पेस चाहिए आप क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी मैं वापस इसेंशियल्स पर जाता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 कुछ सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपको फोटोशॉप में फाइल हैंडलिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। जैसे कि देखिए ये आर्टबोर्ड है, इसे मुझे कहीं मूव करना है। थोड़ी देर के लिए मैं दूसरी फाइल लेता हूँ तब आपको बेटर समझ में। ये है ये फाइल, ये आर्टबोर्ड मुझे कहीं मूव करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली स्पेस प्रेस करके होल्ड करता हूँ और फिर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। तो इससे ये आर्टबोर्ड मैं मूव कर सकता हूँ जहां भी मुझे मूव करना हो, ठीक है। और दूसरी चीज है जूम इन या जूम आउट हम कैसे करते हैं। तो जब मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूं या तब ये जूम इन होता है, ये देखिए। और अगर मैं कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूं
तब ये जूम आउट होती है। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, मैं जो भी की प्रेस कर रहा हूँ वो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, उससे आपको शॉर्टकट्स पहचानने में इजी होगी। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस फॉर जूम एंड कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट। ठीक है, अब देखिए यही चीज आप माउस से भी कर सकते हैं। तो ये वर्जन टू पुराने वर्जन और नए वर्जन में थोड़ा हल्का सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, आप अल्ट प्रेस करके अगर माउस व्हील स्क्रॉल करते हैं तो इस तरह से वो जूम इन और जूम आउट होगा। ठीक है, मैंने अपने पीसी पर मैं अपने फोटोशॉप में अभी सेटिंग की हुई है कि मुझे अल्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली स्क्रॉल करके अपने माउस का मिडिल बटन स्क्रॉल करके जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे अल्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो टाइम थोड़ा बचता है। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आप कहाँ से कर सकते हैं? अच्छा, एक मिनट में एक और चीज बताता हूँ कि ये देखिए अभी मैं इस तरह से ये आर्टबोर्ड मूव कर रहा हूँ। आपके पास हो सकता है कि ये जब आपकी ज्यादा जूम है, स्क्रीन से बड़ी हो रही है आर्टबोर्ड, तब तो आप इजिली इसे मूव कर सकते हैं। लेकिन जब ये स्क्रीन से छोटी हो जाती है तब ये मूव नहीं हो रही होगी आपकी, तो वो पॉइंट है ओवर स्क्रॉल के कारण, तो वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब एक और चीज है कि अगर आर्टबोर्ड मुझे स्क्रीन पर फिट करना है, फिट टू स्क्रीन कहें, तो मैं सिंपली कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा, ये स्क्रीन में फिट हो जाएगा। और अगर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूं तो ये 100% जूम हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा 100%, या यहाँ आप नीचे देखेंगे तब भी यहाँ लिखा हुआ है 100%। तो इससे पता चलता है कि हमारी इमेज अभी 100% जूम पर है। ठीक है, अब चलते हैं कि हमें जूम की सेटिंग कैसे करनी है। तो आप एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस, और यहाँ से टूल्स। तो यहाँ देखिए जूम विथ स्क्रॉल व्हील, अगर ये मैं ऑफ कर देता हूं तो मुझे जूम करने के लिए अल्ट प्रेस करके माउस व्हील स्क्रॉल करना पड़ेगा, और अगर मैं ये चेक कर देता हूं तो मुझे अल्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सेम है यहाँ पर ओवर स्क्रॉल, ये हो सकता है आपका ऑफ हो, तो ये भी आप ऑन कर लीजिए, तो फाइल हैंडलिंग आपकी इजी हो जाएगी। और मैं ओके करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ही कुछ और चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम जनरल पे जाएंगे और वर्क स्पेस, ये इंटरफेस। ठीक है, अभी ये आप जिस ग्रे कलर में आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको कोई और कलर दिख रहा हो, कोई और थीम में हो, तो यहाँ से हम वो चीजें चेंज कर, देखिए अगर मुझे डार्क मोड पसंद है तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, लाइट मोड पसंद है तो इस तरह से लाइट मोड में सेट कर सकता हूँ। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको जैसा मोड चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब हम आते हैं टूल्स की तरफ। ठीक है, तो टूल्स पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेयर्स के बारे में बताऊंगा। इसके लिए एक अलग से लंबी क्लास रहेगी, लेकिन अभी लेयर्स थोड़ा सा इसके बारे में पता होना जरूरी है, तो वो मैं पहले आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए ये एक रेक्टेंगल है ब्लैक कलर की, ब्लू कलर से क्लास लिखा हुआ है, और यहाँ एक इमेज है। तो ये तीनों अभी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल एक ऑब्जेक्ट होगी, क्लास 1 जो टेक्स्ट है वो एक ऑब्जेक्ट होगी, और यहाँ जो एक फीमेल की इमेज है वो एक ऑब्जेक्ट होगी। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ से पता चलती हैं? लेयर्स से। ठीक है, ये देखिए ये जो इमेज है लेयर 1 के नाम से, ये एक लेयर है, क्लास 1 एक लेयर है, और रेक्टेंगल एक लेयर है। तो लेयर की जरूरत क्या पड़ती है कि हम जब भी कोई काम कर रहे हैं, लाइक कहीं पेंट कर रहे हैं, कहीं स्केलिंग कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उस लेयर पर होना जरूरी है। जैसे कि मैं इस लड़की के लेयर पर, इस फीमेल फेस के लेयर पर होते हुए ये क्लास को एडिट नहीं कर सकता। तो मुझे जो भी चीजें एडिट करनी है, फर्स्ट मुझे लेयर पैनल से वो आइटम सेलेक्ट करना होगा, या उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, तभी मैं उस पर कोई काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अब हम मूव टूल पर चलते हैं। ठीक है, और मूव टूल जैसा कि नाम से पता चल रहा है उसका काम क्या होता है? मूव करना। और यहाँ देखिए जब भी मैं किसी भी टूल पर ले जाता हूँ माउस, तो यहाँ पर एक एनिमेशन से दिखाता है कि वो काम क्या करते हैं। यहाँ देखिए टर्टल मूव कर रहा है, मतलब वो मूव के काम आता है। ठीक है, और एक बॉक्स में यहाँ वी लिखा हुआ है, तो इसकी ये होती है इसकी शॉर्टकट। आप किसी भी टूल पर ले जाएंगे
तो यहाँ उसकी शॉर्टकट शो होती है। ठीक है, तो शॉर्टकट्स आप जरूर याद रखिए सभी टूल्स का या सभी चीजों का, क्योंकि यदि आपको शॉर्टकट याद नहीं होंगे तब आपका काम काफी स्लो होता जाएगा। ठीक है, तो मैं मूव टूल मैंने सेलेक्ट किया और अब मुझे मूव करना है, बट यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए मैं दूसरे फाइल पर जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3-4 ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ देखिए एक बैकग्राउंड है, लेयर 1, इसका भी मैं नाम चेंज कर देता हूँ सब्जेक्ट, ताकि हमें सेलेक्ट करने में इजी हो। यहाँ क्लास 1 टेक्स्ट है और ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये बैकग्राउंड लेयर पर यहाँ आपको लॉक लगी हुई दिख रही होगी, ये भी इग्नोर कीजिए, हम लेयर के क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने ये सब्जेक्ट लेयर सेलेक्ट किया और मैं मूव टूल पर हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम मूव टूल यूज कैसे करते हैं, सिंपल है। हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मूव टूल सेलेक्टेड है और मैं यहाँ क्लिक करके ड्रैग करूंगा तब ये मूव होगा, मुझे जहां भी ले जाना है। इवन मुझे आर्टबोर्ड के बाहर भी ले जाना है तो मैं ले जा सकता हूँ, या मुझे हाफ वे इन द आर्टबोर्ड इसे रखना है तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे मेन पर्पस हो गया मूव टूल का। इसमें और भी काफी सारी चीजें आएंगी, वो हम एक एक करके देखते हैं। पहली चीज ये है कि जब हम कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं, देखिए उसके हिसाब से यहाँ ऑप्शन बार पे या प्रॉपर्टी बार पे चीजें चेंज होती हैं। तो फिर जब मैंने मूव टूल लिया तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है इसके बारे में देखते हैं। अगर आपने फोटोशॉप पहली बार इंस्टॉल किया है तो यहाँ ऑटो सेलेक्ट आपका चेक होगा और यहाँ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स चेक होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है। अभी देखिए जैसे कि मैंने बताया कि मुझे जिस लेयर पर काम करना है, लेयर पैनल से वो लेयर सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑटो सेलेक्ट क्या काम करता है कि मुझे अभी अगर ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूंगा, तब यहाँ से देखिए वहां सिलेक्शन आ चुका है, या इस रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूं तब वो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गई है। तो अगर ऑटो सेलेक्ट ऑन है तब मुझे लेयर पर जाकर अलग से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं तो कई लेयर आगे पीछे होते हैं, तो इस तरह से सेलेक्ट करना काफी मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं प्रिफर करता हूं ऑटो सेलेक्ट ऑफ रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ लेयर और ग्रुप दो चीजें हैं। अभी आप ये ऑप्शन लेयर पे रखिए, कुछ क्लासेस के बाद जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये ग्रुप का ऑप्शन क्या काम करता है। इसके बाद है शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल। तो यहाँ देखिए अभी क्लास वाली लेयर सेलेक्टेड है और आपको इसके चारों तरफ एक बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो यही चीज है ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज है ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल का, यहाँ से हम इसकी साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं, इसकी हम इस सिंपल वर्ड्स में इसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद मैं यहाँ से ओके करूंगा, टिक करूंगा या एंटर प्रेस करूंगा, तब वो फाइनल हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक एक ये है कि हमें मैं जो भी लेयर सेलेक्ट करके रखूंगा ये वहां उसके चारों ओर एक बॉक्स बनाकर हमेशा दिखाएगा मुझे, तो इसके कारण डिस्टरबेंस ये होती है कि हमें एक्चुअल डिजाइन दिखाई नहीं देती। तो बेटर ऑप्शन है कि आप ये भी ऑफ करके रखें। अब इसके बाद जो ऑप्शन सारे हैं ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब देखिए, अब डाउट ये आता है कि अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बॉक्स ही नहीं दिखाई दे, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे। तो काफी सिंपल चीज है, उसके पहले मैं ये बताता हूं आपको कि ऑटो सेलेक्ट मैंने ऑफ कर दिया है। अब अगर मुझे बिना लेयर पैनल पे जाए किसी चीज को सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं अभी बैकग्राउंड वाली सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब मुझे ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सब्जेक्ट लेयर सेलेक्टेड है, या मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लास में क्लिक करता हूँ तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए हम इसे ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। मूव करना सिंपल है, आप ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए रेंडम मूव हो रही है, अगर मुझे ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और इसे ले जाऊंगा, देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ध्यान दीजिए कि मेरी माउस अभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन जो लेयर है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूं तो देखिए ये रेंडम मूव करेगा अभी। ठीक है,
और ये मैंने मूव कर लिया, मुझे वापस पीछे जाना है तो मैं सिंपल कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, तब वो पीछे वाले स्टेप में चला जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मुझे नीचे लाना है स्ट्रेट लाइन में तो मैं शिफ्ट प्रेस करके मूव कर सकता हूँ, या एक एंगल पर ले जाना है तो ये देखिए ये 45 डिग्री पे मूव करेगी। ठीक है, तो ये हो गए मूव करने के लिए। सेकेंड काम हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूं, तब देखिए ये बाउंडिंग बॉक्स या ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से सिंपल है, जब भी आप कॉर्नर पर लाते हैं तो देखिए एरो चेंज हो रहा है। अगर आप बीच में हैं तो पहले जैसे ही आप इसे मूव कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, और अब मुझे इसकी स्केलिंग करनी है, लाइक इसे बड़ा करना है, तो जब मैं इसके किसी भी कॉर्नर पर ले जाऊं तो देखिए एरो चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी एक ट्रायंगल की तरह है, जब मैं कॉर्नर पर ले जाता हूं तब ये डबल एरो शो कर रहा है। तो अगर मैं अभी इसे क्लिक करके ड्रैग करता हूं तब देखिए ये बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, अगर आप फोटोशॉप के पुराने वर्जन में हो तब हो सकता है ये इस टाइप से छोटा या बड़ा हो रहा हो, जो कि प्रोपोर्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे प्रोपोर्शन में या आउट ऑफ प्रोपोर्शन कैसे ला सकते हैं, जैसे कि देखिए अभी मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तब ये प्रोपोर्शन में है, तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तब ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगा। तो मुझे जैसा चाहिए, अगर मुझे आउट ऑफ प्रोपोर्शन करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं, और अगर मुझे प्रोपोर्शन में चाहिए तब मैं शिफ्ट प्रेस करके ट्रांसफॉर्म करूंगा। ऐसे ही मैं यहां से भी कर सकता हूं। ठीक है, तो वो आप अपने वर्जन में चेक कर लीजिएगा, अपने फोटोशॉप के वर्जन में, कि अगर उसमें विदाउट शिफ्ट प्रेस किए ही प्रोपोर्शन में हो रहा है तो आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाने के लिए शिफ्ट प्रेस करना होगा, और यदि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहा है तो आपको शिफ्ट प्रेस तब करेंगे जब आपको प्रोपोर्शन में चाहिए होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इसकी रिसाइजिंग कर ली है, अब ये साइज और पोजीशन मेरा फाइनल है। तो अभी ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें यहाँ देखिए चेक है, इस पर मुझे क्लिक करना होगा, या देखिए वहां ब्रैकेट में एंटर बोल रहा है, तो मैं एंटर अगर प्रेस करता हूं तो अब जाकर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अगर मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया और मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इनिशियल जो स्टेज थी वहां मुझे जाना है, तब मैं ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है वहां क्लिक कर सकता हूं, या इसमें भी देखिए शॉर्टकट दिखा रहा है एस्केप, तो मैं अगर एस्केप प्रेस करता हूं तब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई रीसाइजिंग, हम छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोटेशन। मैंने फिर से कंट्रोल टी प्रेस किया, ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स मुझे दिखाई दे रही है। अब देखिए जब मैं इसके किसी कॉर्नर से थोड़ा बाहर एरो लेकर जाता हूँ, देखिए अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन स्केलिंग के लिए दिखा रहा है डबल एरो, अब मैं थोड़ा और बाहर ले जाता हूँ तब देखिए वहां दो एरो दिखाई दे रहे हैं जो कि बेंड है। ठीक है, तो ये सिंबल है रोटेशन के लिए। अभी अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो देखिए यहाँ पर एंगल भी दिखा रहा है 2.2 डिग्री 10 डिग्री समथिंग। ठीक है, और ये रोटेट हो रही है, तो ये हो गया रोटेशन। ठीक है, और इसमें भी सेम चीज है, जैसे मूवमेंट मूव करने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा था, वैसे अगर मैं रोटेशन में शिफ्ट प्रेस करता हूं तब वो रेंडमली किसी भी एंगल पर रोटेट होने के बजाय 15 डिग्रीज के एंगल पर रोटेट होगी। ठीक है, और यही सेम चीज आप यहां से इसको अगर मूव करना है तो ये जो W विड्थ और हाइट लिखी हुई है यहां से आप इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, और एंगल मैनुअली कोई भी वैल्यू देकर भी आप देखिए मैंने 100 डिग्री दिया, आप चेंज कर सकते हैं उसे 100 डिग्री। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, एक और चीज है कि ये वैल्यू आप टाइप करके भी चेंज कर सकते हैं, या अभी मैंने यहाँ सिंगल क्लिक किया और माउस व्हील में स्क्रॉल कर रहा हूं तब भी देखिए उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप यहां से भी, जैसे कि ये मैं भी 0 कर रहा हूं, मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूं तब आपको इजिली समझ आए। देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और साथ ही ये ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है, तो आप माउस व्हील स्क्रॉल करके भी ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जब आप यहाँ लाएंगे एज के ऊपर देखिए या W के ऊपर लाते हैं तब ये एरो चेंज हो रहा है, तो यहां से अगर मैं राइट क्लिक करूं तो वैल्यू इंक्रीज होगी, और सॉरी लेफ्ट क्लिक करके मैं राइट साइड ले जाता हूं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, और अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके ही लेफ्ट साइड ले जाता हूं तब वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ
इसी के लिए नहीं है, कहीं भी आपको जब वैल्यू दिखाई दे रही है आप उसे स्क्रॉल करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं इसकी y वाली वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये नीचे जा रहा है, x करूंगा तो ये लेफ्ट और राइट होगा। ठीक है, और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जब फाइनल हो जाएगी तब हम इसे ओके करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद रोटेशन का सेकेंड पार्ट ये आता है कि अभी देखिए जब मैं रोटेट कर रहा हूं तब ये विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर रोटेट हो रहा है, मतलब अभी इसका पाइवट पॉइंट सेंटर पे है। वो जो पाइवट पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं, सॉरी, वो जो सेंटर जिसके रिस्पेक्ट में ये रोटेट हो रही है उसे हम पिवट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे वो पिवट पॉइंट चेंज करना है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ से नहीं कहीं और से रोटेट हो, लाइक सपोज यहाँ से रोटेट हो, तो मैं सिंपली अल्ट प्रेस करूंगा और आप कर्सर पे देखिए ये कर्सर कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ सपोज रोटेट करना है तो मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ एक सिंगल क्लिक करके छोड़ देता हूँ। अब अगर मैं रोटेट करता हूँ देखिए वो वहां से रोटेट होगा, या सिमिलरली अगर मैं अल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ तब उस पॉइंट से रोटेट होगा। और जरूरी नहीं है आप बॉक्स के अंदर क्लिक करें, मैं बॉक्स के बाहर भी अगर क्लिक करूं तब वो देखिए बाहर से रोटेट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बार रेक्टेंगल में करके दिखाता हूं तब आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मैंने अल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक किया और अब मैं रोटेट करता हूं तो वो विथ रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रोटेशन, मूवमेंट एंड स्केलिंग। अब और एक चीज आती है, जैसे कि मैं कुछ देर के लिए बाकी लेयर्स हाइड करूं। देखिए आपको लेयर पैनल्स पे जो भी चीजें हैं अगर उन्हें आपको शो करना है तो ये देखिए ये आई यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ ये अगर ऑन है तो वो दिखाई देगा और अगर ऑफ है तो वो दिखाई नहीं देंगी, लेकिन वो अभी भी वहां पर है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इन सभी को ऑफ कर रहा हूं। अब हम मूव टूल में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ एक सिंपली रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी एक कॉपी लेता हूँ, देखिए यहाँ एक इसकी कॉपी बन चुकी है। अब मैं कहीं बाहर क्लिक नहीं करूँगा और मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। मूव टूल से शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने ये आगे मूव किया और एंटर। अब मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल अल्ट प्रेस करके बार बार टी प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये सेम डिस्टेंस पर जो मैंने फर्स्ट टाइम मूव किया था वहाँ से ये कॉपी होता जा रहा है। तो ये हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से आप पासपोर्ट फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं। और अब मैं इनको कंट्रोल ई करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट में मर्ज करता हूं और फिर से मैं कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया, कंट्रोल टी, सॉरी ये सभी मर्ज नहीं हुए थे, मैं फिर से सभी दोनों लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करता हूं, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, शिफ्ट प्रेस करके मैंने नीचे मूव किया, एंटर, और शिफ्ट कंट्रोल अल्ट टी मैंने 2 बार प्रेस किया, तो देखिए उसकी सेम कॉपी बन चुकी है। तो यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की, ध्यान रहे ये 2 या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका सिंगल ही होना चाहिए। तो किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को आप स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पे बार बार कॉपी करना चाहते हैं तो एक बार आप कॉपी करके अल्ट शिफ्ट कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो वो सेम डिस्टेंस पर कॉपी होता जाएगा। बस बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बीच में कहीं और क्लिक नहीं करना है या कहीं और कोई कमांड नहीं देना है। ठीक है, अब इसे में हम एक और चीज़ बनाकर देखते हैं। जैसे कि मैं पतली सी स्ट्रिप बनाता हूँ। अब मैंने कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया, अल्ट प्रेस करके मैं थोड़ा बाहर क्लिक करता हूँ और इसे मैंने थोड़ा रोटेट कर दिया, एंटर। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल अल्ट प्रेस करके टी प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये सेम एंगल के साथ बार बार रोटेट होकर इसकी कॉपी जनरेट होती जा रही है। तो आप इस तरह से इसकी कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी शेप लेकर, ये सिर्फ वेक्टर ड्राइंग पर नहीं, ये किसी नॉर्मल इमेज पर भी काम करेगा। आप अलग अलग शेप्स लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं ये लेयर डिलीट कर रहा हूँ। अब हम आगे देखते हैं। उसके लिए मैं इस डॉक्यूमेंट पर आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी लेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इसके पीछे कोई एक लेयर लेता हूँ सॉलिड कलर की, तब देखिए ये ट्रांसपेरेंट है। अभी मैं ये कैंसिल करता हूँ। मैं लेयर 1 कॉपी 17 जो लिखे हुए उस लेयर पर अभी हूँ।
मैं इसका रीनेम कर देता हूं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, अब ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और मैं राइट क्लिक करता हूं, तब देखिए यहाँ प्लेस है। उसके बाद हम जो साइज छोटी या बड़ी कर रहे थे वो स्केल आ गई, हमने रोटेशन देख लिया। स्क्यू कैसे करते हैं, जैसे कि अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके किसी भी एक कॉर्नर पर जाऊं, तब देखिए एरो ब्लैक से वाइट हो रही है। और अब अगर मैं इस कॉर्नर को क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो देखिए इस तरह से आप किसी भी कॉर्नर के साथ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी शेप साइज के साथ आप शेप में भी चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके किसी भी कॉर्नर पे ड्रैग करना होगा। मैं भी ये कैंसिल करता हूं, फिर से कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया और इस बार मैंने कॉर्नर के बजाय कहीं भी बीच में जब मैं ले जाता हूं कंट्रोल प्रेस करके, तब देखिए एरो वाइट होने के साथ साथ उसके नीचे भी एक डबल हेड एरो आ रही है। तो अभी अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके ये डिलीट करता हूं तो आप इस तरह से ये स्क्यू कर सकते हैं, आप नीचे ऊपर और लेफ्ट राइट दोनों कर सकते हैं और किसी भी एज के साथ ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, और अब अगर मैं एंटर करता हूं तो वो शेप उसकी चेंज हो चुकी है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, फिर से कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, तब देखिए ये स्क्यू हो गई। इसके बाद आते हैं पर्सपेक्टिव, ये काफ़ी काम की चीज़ है। पर्सपेक्टिव क्या होता है, हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या जैसे कि टेबल पर एक बुक रखी हुई है उसे अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या है, जो चीज़ आपके पास है वो आप जो एज उसकी आपके पास है वो आपको बड़ी दिखाई देगी और जो एज आपसे दूर है वो आपको थोड़ी छोटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर्सपेक्टिव में वही चीज़ होती है। मैंने पर्सपेक्टिव पर क्लिक किया और अब किसी भी कॉर्नर को लेकर मैं अगर लेफ्ट या राइट करता हूँ तब देखिए इसमें ऐसा लुक आ रहा है जैसे कि ये फ्लोर पर रखी हुई हो। अभी देखिए शेप थोड़ी इधर उधर हो तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो बेटर आपको कंट्रोल मिलेगा। ये देखिए अब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ आपको ये फ्लोर की टाइल्स के समान एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये तो अभी हमने इसे मूव किया हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इसे वर्टिकल मूव करता तब क्या होता, मैं राइट क्लिक करता हूँ और पर्सपेक्टिव, और ये देखिए यहाँ से आप इस तरह से इसे एक वॉल का लुक दे सकते हैं। या फिर आप ये देखिए अगर मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ तो इस तरह से लुक भी आप बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसा शेप देना चाहते हैं। मैं भी ये कैंसिल करता हूँ। अब देखिए मैं कंट्रोल टी फिर से मैंने प्रेस किया और फिर मैंने राइट क्लिक किया। इसके बाद आता है डिस्टॉर्ट। तो ये जो अभी हम कंट्रोल प्रेस करके डिस्टॉर्ट कर रहे थे ये वही चीज़ है, मैंने डिस्टॉर्ट किया। तो अब चूंकि मैंने ऑलरेडी डिस्टॉर्ट पर सिलेक्शन है तो मुझे कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली इसे जैसा चाहूँ किसी भी कॉर्नर से या किसी भी एज से होल्ड करके ड्रैग कर सकता हूँ और इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ अगर मुझे सेम ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो, और अगर मैं डिस्टॉर्ट पे सिलेक्शन नहीं करना चाहता तो मैं सिंपली कंट्रोल टी करके अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्रेस करूंगा और फिर यहाँ से मैं ड्रैग करके शेप चेंज कर सकता हूँ। मैंने फिर से कंट्रोल टी प्रेस किया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए रोटेट एट 180 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो लिखा हुआ है सेम चीज़ है, मैं जो भी क्लिक करूँगा वैसा रोटेशन करके ये मुझे मिल जाएगा। मैं फिर से कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। उसके बाद आता है वार्प, ये काफ़ी काम की चीज़ है। अब तक हम इसे सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, वार्प में आप इसके शेप अलग तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने वार्प क्लिक किया, मैंने वार्प सिलेक्शन किया, अब देखिए ये छोटे छोटे बॉक्सेस में चेंज हो चुकी है। ये अभी समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। मैं किसी सिंगल कलर का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये मैंने एक येलो कलर का ऑब्जेक्ट लिया और मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया और मैं राइट क्लिक करके करता हूँ वार्प। तो देखिए ये 3x3 के ग्रिड में ये डिवाइड हो चुका है। अब मैं कहीं से भी इसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो देखिए इस तरह से ये शेप चेंज हो जाएगी। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं या फिर इस हैंडल से भी आप
इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी कॉर्नर्स पे दो दो हैंडल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन सभी हैंडल्स से भी आप शेप चेंज कर सकते हैं, या सिंपली बीच में कहीं क्लिक करके ड्रैग करके भी आप चेंज कर सकते हैं। या मैं चाहूँ तो ये पॉइंट ड्रैग करके इस तरह से भी मैं इसका शेप चेंज कर सकता हूँ। देखिए ये एक्चुअल में हमने पहले रेक्टेंगल बनाया हुआ था और अब इसकी शेप पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप वार्प भी यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, फिर से कंट्रोल T, और वार्प में आगे क्या चीजें हैं हम वो देखते हैं। आप ऑप्शन बार पे देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ दिखा रहा है एक स्क्वायर बनी हुई है और उसमें एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल डिवाइड किया हुआ है। तो ये है यहाँ जो हमें 3x3 की ग्रिड दिख रही है। अगर मुझे नंबर ऑफ ग्रिड्स बढ़ाने हैं तो मैं यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन लूंगा, या अभी मैं सेकंड ऑप्शन पे पहले चलता हूँ। अगर मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूँ, देखिए इसमें वर्टिकल लाइन है, तो मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा देखिए एक वर्टिकल लाइन शो हो रही है, तो वहाँ एक वर्टिकल लाइन मुझे मिल जाएगी और वो डिवाइड हो जाएगा। वहीं अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ से हॉरिजॉन्टली वो डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैंने ये फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया तो ये देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से डिवाइड हो रही है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी कंट्रोल Z करता हूं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल पॉइंट्स आ चुके हैं। तो यहाँ से आप, अगर आपको ज़रूरत है यहाँ ग्रिड के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने की, तब आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं स्प्लिट वाले ऑप्शन से। इसके बाद यहाँ से जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम वार्प लिया तो यहाँ 3x3 सेलेक्टेड था। आप डायरेक्टली 4x5 या 5x5 क्लिक करके भी ये सब अलग अलग तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं डिफ़ॉल्ट में करता हूँ। इसके बाद कस्टम शेप्स हैं इसमें, तो कस्टमाइज इसमें ऑलरेडी पहले से प्रीसेट हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये 1 by 1 हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आर्क, तो देखिए ये एक आर्क बनाकर हमें इसने दे दिया है, और ये जो आपको बीच में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है उसको यूज़ करके वहाँ ड्रैग करके आप इसे अप साइड या डाउन साइड, या आपको कितना बेंड चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ। इसी तरह से और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। अगर आपको लोअर आर्क चाहिए, देखिए इसमें भी बॉक्स है, ये भी आप ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी में आपको डिफॉर्मेशन चाहिए आप कर सकते हैं। सेम आपको अपर आर्क मिल जाएगा, आपको बल्ज मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं तो आपको कुछ और ही अलग शेप मिलेगा। इस तरह से आप अलग अलग शेप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सिंगल कलर में इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये फिश वेव वाली इफेक्ट। अगर ये 2-3 कलर में होती तो आपको बेटर समझ में आता। तो ये आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, फिर आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। यहाँ देखिए जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ बेंड वाले परसेंट जो है ये कम या ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी डिजिट यहाँ इनपुट करके आप वहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ओके किया, ये देखिए इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ कंट्रोल T में ये नहीं कि सिर्फ आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। आप जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप वो सब अलग अलग यूज़ करके भी देख सकते हैं। इसमें और आगे आपको यहाँ कंटेंट अवेयर स्केल एंड पपेट वार्प भी मिल रहा है, ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज हमारी मूव टूल की क्लास। मूव टूल में इसके बाद बचती है यहाँ अलाइनमेंट्स, पर हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है तो हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और हम साथ ही इसके लिए मार्की टूल की भी क्लास नेक्स्ट क्लास में ही इंक्लूड करके रखेंगे, क्योंकि मार्की टूल और अलाइनमेंट दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। सो आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट्स आती हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप वहां मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप प्रैक्टिसिंग।